कैश फ्लो स्टेटमेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त। पहले तो आप ये नहीं समझते कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं। आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे एग्जामिनेशन में हमारे सब्जेक्ट का एक चैप्टर है जिसकी रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। 8 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 16 मार्क्स का पेपर में आएगा, जिसके लिए सिर्फ आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड टर्नओवर या कैपिटल एक्सीड होने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो पहले तो आप ये जानिए कि बनाता कौन है। ये बनाती हैं कंपनीज, नॉट पार्टनरशिप फर्म, नॉट प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, नॉट एनी एचयूएफ ट्रस्ट वगैरह, ये लोग नहीं बनाते हैं। बनाती हैं कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड लिमिटेड कंपनीज। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने सिलेबस में देखी होंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स के बाद जो आता है वो आते हैं बैलेंसेस, अमाउंट्स, करंट ईयर्स एंड प्रीवियस ईयर्स। आपने ये समझा कि बस अमाउंट आती हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की, पर क्यों आती हैं ये नहीं समझा कि प्रीवियस ईयर की अमाउंट क्यों आती है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट आती है कंपैरेटिव्स देने के लिए। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया। कंपनीज बना रही है, रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली आप बना रहे हैं, पर किसके लिए बना रहे हैं, कौन यूज करेगा। यूज करते हैं इसके स्टेक होल्डर्स, इसके यूजर्स, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उसको इससे मतलब है कि कितना पैसा आया, कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ। उनको इससे मतलब है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ये पता चल रहा है कि आपने जो पैसा लिया वो पैसे का क्या किया। आपने जो उनसे पैसा लिया, जो डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, जो बैंक लोन से पैसा लिया, उस पैसे का क्या किया। जो आपका रिवेन्यू आया सेल्स करने के बाद, उस पैसे का आपने क्या किया। तो इस वजह से इस यूजर्स जान पाए कि आप उस पैसे का कर क्या रहे हैं, हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए कि पिछले साल हमने कितना खर्चा किया किस चीज पे और करंट ईयर पे कितना कैश गया किस चीज पे। ये सिर्फ कैश का आना जाना, मतलब कैश और बैंक बैलेंस, मतलब ये आपका जो है बैलेंसेस का जो कैश का आना जाना होता है, ये सिर्फ उसी को देखता है। इससे आपका जो है रिवेन्यू नेचर से, मतलब क्या बोलते हैं आप उसको, एक्रूअल बेसिस से इसका लेना देना नहीं होता। मान लीजिए आपकी सैलरी जो थी वो आउटस्टैंडिंग थी ओपनिंग में, फिर आपने कुछ सैलरी एक्रू हो गई, कुछ आपने पे कर दी और कुछ क्लोजिंग में आ गई। तो जो आपकी एक्चुअल पेमेंट्स होती हैं कैश में, जो पेमेंट्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक्रूअल बेसिस पे नहीं। ये सिर्फ कैश बेसिस पे हमारी वर्किंग होती है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसमें एक्रूअल से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 2 लाख रुपए, आपने करंट ईयर में आपकी कोई भी सैलरी नहीं होती, आप कोई भी सैलरी नहीं आपकी एक्सपेंस में जाती है, और करंट ईयर में आप वो ओपनिंग वाले 2 लाख पे कर देते हैं, तो आपकी कैश फ्लो में पेमेंट्स 2 लाख रुपए कंसीडर होंगी। ऐसे नहीं होगा कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है उस ईयर में, करंट ईयर में कुछ नहीं हुआ है तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से चलेंगे, तो वहां पे नहीं। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हैंडल करते हैं। यहाँ पे हम कैश का हिसाब रखते हैं, कैश और बैंक बैलेंस का, कि क्या होता है। मैं आपको बार बार कैश बोलूंगा, कैश मींस बैंक, कैश एंड बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट जिसको आप बोलते हैं, सब मिलाकर वो कैश इक्विवेलेंट को मैं बार बार आपसे कैश बोलूंगा ताकि मैं अपनी बात को आपको इजीली समझा सकूं। तो कैश फ्लो को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। 3 पार्ट में बांटा हुआ है। अब आप इसको ऊपर से ना लेकर चलें, नीचे से लेकर चलें। कैसे नीचे से लेकर चलें? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज से मैं आपको स्टार्ट करूंगा बताना। आपका जो बिजनेस होता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले आप उसमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस का पैसा कहीं और नहीं इन्वेस्ट करते, बिजनेस में पैसा लेकर आते हैं। तो बिजनेस में पैसा कहां से आता है? शेयर होल्डर्स लेकर आते हैं, डिवेंचर होल्डर्स लेकर आते हैं, ठीक है। 2 सोर्सेज होते हैं हमारे पैसा आने के, और तीसरा लोन्स वगैरह होते हैं। तो यहां से हमारे पास बिजनेस में पैसा आता है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जो भी पैसा आपका आएगा, जो भी पैसा आपके पास आएगा कंपनी में, अब आप ना
इस पूरी वीडियो में आप अपने आप को कंपनी समझना, आप है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो फाइनेंस आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, बैंक्स वगैरह से, जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए, पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। अब वो जब वो आप पैसे को रिटर्न करेंगे, शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, डिवेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट कर रहे हैं, लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, शेयर कैपिटल के ऊपर आप अपना डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आती हैं, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड वर्क आपका हो रहा है। अब आगे आपके बिजनेस में पैसा, अब आप उस बिजनेस के पैसे को दो जगह यूज करेंगे, या तो बिजनेस के ऑपरेशंस चलेंगे और दूसरा होता है बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। बिजनेस के ऑपरेशंस चलेंगे और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना। तो अब आपकी दोनों एक्टिविटीज आती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्लियर कर दूं, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद जितना भी पार्ट बचता है वो सारा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मतलब आपने जो बिजनेस का पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है। तो आप जो अपने बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं ना, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। वो आपके ऑपरेशंस नहीं है कि भाई आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और वो जो है आपका सेल आउट हो गया। वो होते हैं बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस, जो आपने जैसे आपके ऑफिस, आपके कंपनी में कंप्यूटर्स हैं, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, मशीन्स हैं, एंड वेरियस अदर्स प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स एंड all type of these assets are covered under investing activities। तो जब आप इसको खरीदते हैं तो आपका पैसा जो है माइनस में होता है, जब आप इसको बेचते हैं तो आपका पैसा प्लस हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपको फाइनेंस एक्टिविटीज में भी कहा कि जब आपका पैसा आएगा शेयर होल्डर से, डिवेंचर होल्डर से, जब ये लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे तो आपका पैसा प्लस हो जाएगा, आपके कैश फ्लो में पैसा प्लस हो जाएगा। जब आप इसकी रीपेमेंट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट देंगे माइनस हो जाएगा, डिविडेंड देंगे माइनस हो जाएगा। तो ऐसे प्लस होएगा, जब पैसा आ रहा होता है तो प्लस होगा, जब पैसा जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जब पैसा आएगा, पैसा कब आएगा? जब आप एसेट्स को सेल करेंगे तब पैसा आएगा, तो आप उसको प्लस करेंगे। जब आप एसेट्स को खरीद रहे होंगे, मैंने कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपए का, कंप्यूटर खरीदा तो मेरे यहाँ से पैसा गया तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। सीधी सी बात होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और अपना ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक और आता है, जैसे आपने एफडी करवाई या आपने और कोई इन्वेस्टमेंट्स करी। अभी तो आपने फिक्स्ड एसेट्स में मैंने आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई, आपने और कोई इन्वेस्टमेंट्स करी, तो इन्वेस्टमेंट्स पे आपको जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है, तो वो जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी आपकी इन्वेस्टिंग नेचर की होगी, और जो इनकम है आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में भी कहा, एक्रूअल बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे देखेंगे तो ये हमारी प्लस हो जाएगी, तब हम इसको लेंगे। तीसरी चीज आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपकी जो सैलरीज होती हैं, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, परचेजेस होती है, फ्रेट होता है, स्टेशनरी होती है, आपकी दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो सारी की सारी जाएंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो जितनी भी बची कुछ चीजें होती हैं वो सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांटा जाता है, मतलब दो तरीके से डील करा जाता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जितना भी आपका पैसा आया उसको प्लस कर दिया, जितना भी गया उसको माइनस कर दिया। इनडायरेक्ट मेथड में आपका क्या होता है, पहले आप नेट प्रॉफिट लेते हैं, फिर आप उल्टा प्रोसेस चलाते हैं प्लस माइनस का। और इसमें दोनों ही एक्टिविटीज में एक चीज कॉमन रहती है, वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट। वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट मतलब एसेट्स का जाना, करंट एसेट्स का जाना और करंट एसेट्स का आना, और करंट लायबिलिटी का भी उतार चढ़ाव, मतलब ज्यादा कम होना, डिक्रीज एंड इंक्रीज होना। तो ये जो है आपका वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट होता है। तो अब कई लोगों को वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। वर्किंग कैपिटल पार्ट कैसे हैंडल करते हैं, कब प्लस हो रहा होता है, कब माइनस हो रहा होता है। जब आपके एसेट्स, हम हमेशा इसमें ओपनिंग क्लोजिंग को डील करते हैं, तो जब आपके एसेट्स ओपनिंग में, फॉर एग्जांपल डेटर्स की मैं बात करूं तो डेटर्स आपके ओपनिंग में थे 1 लाख रुपए के, अब इनसे पैसा लेना था, ये ओपनिंग में थे 1 लाख रुपए के और साल के लास्ट में हो गए ये 50,000 रुपए के। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है मुझे 50,000 रुपए ज्यादा पेमेंट करी होगी, तभी तो ये साल के लास्ट में 50,000 रुपए के हो गए। शुरू में थे 1 लाख रुपए के और साल के लास्ट में है 50,000 रुपए के, तो इन्होंने मेरे को 50,000 रुपए
कंपैरेटिवली ज्यादा चुकाए हैं, तो मेरे पास कैश फ्लो इनफ्लो ज्यादा हुआ है, तो मैं कैश को प्लस कर दूंगा। मतलब मेरे करंट एसेट्स जहां डिक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स पहले शुरू में थे 1 लाख रुपए के, बाद में थे 50,000 रुपए के, जहां मेरे ये करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे होते हैं, वहां पर मेरा ये कैश फ्लो पॉजिटिव में जाता है, प्लस होता है। और जहां पे मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, मान लीजिए मेरे पास जो है करंट एसेट्स में, मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे एसेट्स डेटर का ही मैं एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर मेरे स्टार्टिंग में थे 2 लाख रुपए के, और बाद में मेरे हो जाते हैं 3 लाख रुपए के, तो मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे पास पेमेंट कम आई है, कंपैरेटिवली पेमेंट कम आई है, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो जब भी आपके करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहे होते हैं, आपका कैश फ्लो ज्यादा हो जाता है, इनफ्लो ज्यादा हो जाता है, और करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो कैश इनफ्लो कम हो जाता है, उसको कैश आउटफ्लो कंसीडर होता है और वो माइनस हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से करंट लायबिलिटी का भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेंट आउटस्टैंडिंग साल के शुरू में रहता है 1 लाख रुपए का, और बाद में साल के लास्ट में रहता है 80,000 रुपए का। तो मैंने लायबिलिटीज को ज्यादा पे कर दी है, 20,000 रुपए ज्यादा पे कर दिए हैं, तो मेरा जो है वो माइनस में चले जाएगा। जब मेरी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज हो रही होती है, तो कैश आउटफ्लो होता है, क्योंकि मैंने ज्यादा अपना लायबिलिटीज को चुका दिया, तभी तो वो डिक्रीज हुई, और ज्यादा चुकाया तो कैश इनफ्लो नहीं हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, और कैश आउटफ्लो हुआ तो वो माइनस होगा। इसी तरीके से जब हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही होती हैं, तो फिर कैश इनफ्लो हो जाता है, कैश बढ़ रहा होता है, उसको हम प्लस कर देते हैं। तो ये जो है बेसिक्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। जब आपने ये सब समझ लेंगे ना, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट हो जाएगा। एक वीडियो के लास्ट में मेरी आपसे एक एडवाइस रहेगी, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो पहले आप इन सब चीजों को, और आपके पास जो नोट्स हैं, आप पूरे उन सब चीजों को पढ़ लें, और फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने स्टार्ट करें। शुरू में कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे, धीरे धीरे करके 20 क्वेश्चंस अगर आप कंटिन्यूअसली सॉल्व कर लेंगे, तो एक दिन लगेगा, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी की पूरी इंप्रूव हो जाएगी, आपको एक पूरा चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपने 1-1.5-2 घंटे नोट्स पढ़ने में लगाए, अच्छे से समझने में लगाए, इन बेसिक्स को साथ में लेते हुए, और फिर उसके बाद जब आपने अपने क्वेश्चंस करे, तो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग का हो सकता है, पहला क्वेश्चन आपके 40 मिनट ले जाए, लेकिन जब आप आखिरी क्वेश्चन कर रहे होगे, तो वो 15 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आप 20 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर लीजिए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आप अच्छे से अपने एग्जाम्स दे पाएंगे। थैंक यू।